नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो है परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में जो परमाणु सिद्धांत वाला हिस्सा है उसे हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। चाहे वो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हो या जे थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप हो या रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग हो या बोर की संकल्पना हो, इन सभी टॉपिक्स को हम पीछे की जो वीडियोस हैं, जो हमने पिछली वीडियोस बनाई हैं, उन सभी में इन टॉपिक्स को हम समझा चुके हैं। आज का जो टॉपिक आता है वो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। अब सबसे पहले बात आती है कि भाई ये हम इनको वर्गीकरण कर रहे हैं या इनको क्लासिफाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, तत्वों को हम जमा रहे हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ रही है वर्गीकरण की। तो मान लीजिए आपसे यह प्रश्न कर लिया जाए कि भाई वर्गीकरण की आवश्यकताएं क्या हैं, क्यों हमें वर्गीकरण करना पड़ता है किसी चीज को, क्यों हमें उसे क्लासिफाई करना पड़ता है। तो आप इस चीज को समझिए कि देखिए, जब तत्वों की खोज होना शुरू हुई थी 1800 के आसपास, 1800 ईस्वी में, तब उस समय जो तत्व थे वो खोजे गए टोटल 31। इसका मतलब संख्या जो थी वो कैसी थी, कम थी। कम संख्या होने की वजह से उनका अध्ययन आसानी से हो जाता था, उनके गुण भी हमको याद हो जाते थे, सब चीजें आसानी से हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब इसकी ओर रुझान बढ़ा तो तत्वों की संख्या भी ज्यादा होने लग गई। इसके कुछ वर्षों बाद ही संख्या हो गई 65 तत्व खोज डाले वैज्ञानिकों ने। और वर्तमान में अगर हम संख्या देखें तो वर्तमान में जो संख्या है वो है 118। इसका मतलब ये हो गया कि वर्तमान में जो तत्व हैं वो 118 तत्व हैं। अब ये 118 तत्व जो हैं ये सभी अलग अलग हैं, इनके सबके भौतिक गुण अलग अलग हैं, रासायनिक गुण अलग अलग हैं, इनसे बनने वाले यौगिक अलग अलग हैं। तो इन सब चीजों को याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि भाई हम इनको कैसे कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए क्या सोचा वैज्ञानिकों ने कि हम ऐसा करते हैं कि भाई ये जितने भी तत्व हैं इनमें कुछ ना कुछ समानताएं तो हैं। तो जिन तत्वों में जो जो समानताएं मिलती हैं उन्होंने कुछ गुण या कुछ क्वालिटीज को बेस बनाया कि भाई इनके आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे कि ये गुण जिनमें एक जैसे दिखते हैं उनको एक जगह रख दो, जिससे कि उनका अध्ययन आसानी से हो जाएगा। जिनमें ये गुण अलग हैं, कोई दूसरा गुण उनमें एक जैसा है, तो उनको उसके आधार पर वर्गीकृत कर दो। तो इसके द्वारा जो है वो तत्वों को वर्गीकृत किया गया। तो कुल मिलाकर बात यह हो गई कि तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए वर्गीकरण किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, क्यों करना है हमें वर्गीकरण, क्यों हम क्लासिफिकेशन करें, तो आप उसका सीधा सा उत्तर देंगे कि भाई वर्गीकरण हम इसीलिए करना चाहते हैं ताकि जो तत्व हैं उनका अध्ययन आसानी से किया जा सके। क्योंकि इतने सारे ये तत्व हो जाएंगे और इतने सारे तत्वों में हम फिर इतना चीजों को याद करना काफी कठिन काम हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा सरल, कठिन तो आज भी है, लेकिन उसको थोड़ा सा सरल बनाने के लिए हम उनको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। ये बिल्कुल वही स्थिति है जो आपके स्कूल में भी देखने को मिलती है। भाई स्कूल में आप इतने सारे बच्चे हो, 800, 900, 1000, 2000, 10,000 बच्चे भी हो सकते हैं। तो क्या उन बच्चों का कुछ ना कुछ तो क्लासिफिकेशन किया जाता है, नहीं किया जाता कि भाई ये फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, ये दूसरी कक्षा के बच्चे हैं, ये 5th क्लास के बच्चे हैं, ये 6th क्लास के बच्चे हैं। तो मतलब हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन होने से फायदा क्या हुआ कि उनकी पहचान करना आसान हो गया कि हमको ये पता चल जाएगा कि ये बच्चा जो है ये 6th क्लास का है, तो हमें अब ज्यादा उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो सेम फंक्शन वो यहां पर भी अप्लाई होता है कि चीजों को सरल बनाने के लिए क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। तो ये तो बात हो गई वर्गीकरण की। अब बात आती है कि वर्गीकरण शुरुआत तो किसी ने की होगी। तो देखिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके बताए कि भाई इस हिसाब से हम वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरे वैज्ञानिक ने अपने हिसाब से बताया, तीसरे वैज्ञानिक ने अपने हिसाब से बताया। तो इस तरीके से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए, अपने अपने तरीके समझाए कि हम इस तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं, इस तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। अब इनमें से आपकी जो बुक है
उसमें मुख्य रूप से 4 या 5 वर्गीकरण प्रमुखता से दिए गए हैं। तो हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग उन वर्गीकरणों को पढ़ेंगे और उन वर्गीकरणों को या उन क्लासिफिकेशन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, उनकी कमियां क्या हैं, उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है समझ आ गया वर्गीकरण की आवश्यकता क्या थी। अब हम समझते हैं कि सबसे पहला वर्गीकरण, या कहें कि आपकी बुक के हिसाब से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दिए, लेकिन आपकी बुक में कौन कौन से दिए गए हैं मैं पहले उनको यहां लिख देता हूं, फिर उनको ही हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्गीकरण दिया गया वो था डोबेराइनर का, आपकी बुक के हिसाब से। ठीक है, मतलब कि बुक के अकॉर्डिंग, मतलब कि बुक में जो आपके वर्गीकरण दिए हुए हैं उनमें पहला वर्गीकरण आता है डोबेराइनर। दूसरा जो वर्गीकरण आता है वो है न्यूलैंड्स का। ठीक है, तीसरा जो वर्गीकरण आता है वो आता है मेंडलीफ का। चौथा वर्गीकरण आता है मोजले का। इसका मतलब जो प्रमुख जो वर्गीकरण है उनमें से जो 4 वर्गीकरण आपकी बुक में दिए हुए हैं वो ये हैं डोबेराइनर का वर्गीकरण, न्यूलैंड्स का वर्गीकरण, मेंडलीफ का वर्गीकरण और मोजले का वर्गीकरण। इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दिए हैं, लेकिन आपकी बुक में जो जो दिए गए हैं हम उनको ही पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो सिद्धांत आता है, या कहें कि सबसे पहला जो वर्गीकरण का प्रकार आता है वो आता है डोबेराइनर का प्रकार, कि डोबेराइनर ने अपने इस सिद्धांत में किन किन विशेषताओं को बताया था। ठीक है, तो अब हम डोबेराइनर का जो सिद्धांत है उसको समझने की कोशिश करते हैं। डोबेराइनर का जो सिद्धांत आता है इसे हम समझते हैं। अब देखिए, डोबेराइनर ने जो अपना वर्गीकरण दिया इसे डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इनका वर्गीकरण का नाम हो गया एक प्रकार से। किस वर्ष में दिया गया ये? तो ये दिया गया 1829 में। ठीक है, आप याद रखेंगे कि ये किस वर्ष में दिया गया है, 1829 में। अब इसमें क्या क्या उन्होंने बताया उसको हम समझते हैं। डोबेराइनर जो थे इन्होंने क्या करा, उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उन सभी तत्वों को इन्होंने 3-3 के समूह में बांटा। अब ऐसे नहीं कि ऐसे किसी भी हिसाब से बांट दिया, उन्हीं तत्वों को रखा जिनके भौतिक और रासायनिक गुण जो हैं वो एक दूसरे के समान थे। ऐसे उन्होंने 3-3 के समूह बनाए, एक ग्रुप उसमें 3 समूह, उसमें 3 तत्व, दूसरा समूह उसमें 3 तत्व और तीसरा समूह उसमें 3 तत्व। और उनकी विशेषता यह थी कि भाई इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो एक दूसरे के समान हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इन्होंने 3 ग्रुप बना लिए, और वो 3 जो समूह थे उनमें पहला इन्होंने समूह बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये इनका पहला समूह था। दूसरा समूह इन्होंने बनाया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, और तीसरा इन्होंने समूह बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये इनके 3 समूह थे। पहला समूह लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा समूह कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। ये क्या है? स्ट्रोंशियम। ठीक है, और ये है बेरियम। तीसरा समूह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इन्होंने क्या बताया अपने इस समूह में, ये कह रहे हैं कि भाई हमने 3 ग्रुप बना लिए। अच्छा, इन तीनों ग्रुपों के नाम क्या हैं? तो ये जो ग्रुप है इनको कह दिया जाता है डोबेराइनर के त्रिक, क्योंकि 3-3 है ना। इनमें कितने तत्व हैं? 3, और कुल संख्या भी कितनी है? 3। तो 3 शब्द बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसीलिए उनका जो ये जो पूरा था इसको डोबेराइनर के त्रिक बोला गया। अब ये क्या कह रहे हैं, इनका कहना ये है कि भाई ये मेरा पहला ग्रुप है, इस ग्रुप में पहले वाला तत्व और तीसरे वाला तत्व, इन दोनों के जो परमाणु भार है, क्या है भाई? परमाणु भार। इसका जो औसत होगा, परमाणु भार का औसत, वो बीच वाले तत्व के लगभग बराबर होगा। इन्होंने क्या विशेषता बताई अपने सिद्धांत में कि भाई मैंने इस तरह से उनको बैठाया है कि पहला वाला तत्व और अंतिम वाला तत्व, इन दोनों तत्वों के परमाणु भार का जो औसत है वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होगा, और साथ ही साथ उनके जो गुण होंगे वो भी इसके समान होंगे। ये इन्होंने अपने सिद्धांत में कह दिया। अब हम इसको
क्रॉस चेक करके देखते हैं कि भाई इन्होंने जो ये बात कही ये सही थी या नहीं थी। तो मैं आपको यहां पर इनके परमाणु भार लिख रहा हूं, ठीक है। मैं इनको अभी मिटा रहा हूं जिससे कि हम इसको समझ सके, ठीक है। तो आप देखिए भाई, लिथियम जो होता है इसका परमाणु भार होता है 7। कितना होता है? 7। पोटेशियम जो है इसका परमाणु भार होता है 39 और सोडियम का परमाणु भार हम जानते हैं होता है 23, 22.95 के आसपास होता है, तो 23 उसको कंसीडर कर लिया जाता है। तो लिथियम का 7, पोटेशियम का 39 और सोडियम का 23। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई पहले वाला तत्व और अंतिम वाला तत्व, इनका जो परमाणु भार का औसत है वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग कैसा आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो हम करके देखते हैं। औसत का आप सूत्र जानते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। ये किसका सूत्र होता है? एवरेज निकालने का या औसत निकालने का ये सूत्र है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हम देखते हैं अब, राशियां दो हैं, लिथियम एंड पोटेशियम, इनका कितना कितना योग है? 7 + 39। कितनी है संख्या? 2 ही तो है, तो बटे में 2। 39 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 45, ठीक है। 45 आएगा, नहीं 46 आएगा, सॉरी, ठीक है। कितना आएगा? 46/2। 46 डिवाइडेड बाई 2 होगा, कितना आ गया? 23। तो देखिए भाई, सोडियम का कितना था? 23 था, यहां पर कितना आ रहा है? 23। इसका मतलब इनका जो सिद्धांत था वो ठीक था इनके हिसाब से। लेकिन अब होता क्या है, तो ये समझ में आ गया आपको कि भाई इनका सिद्धांत जो है वो इस चीज को बता रहा है कि भाई सोडियम और इसका अगर हम ऐसे करके देखेंगे तो हमको जो है वो परमाणु भार का औसत प्राप्त हो जाएगा। अब होता क्या है भाई, अच्छे से चलता रहा इनका सिद्धांत, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे नए, ये कमी बता रहा हूं मैं इनके सिद्धांत की, ये तो आपने समझ लिया इनका सिद्धांत बस इतना ही है, छोटा सा सिद्धांत है। आपको जो नोट करने की चीज है, एक तो आपको ये नोट करना है कि कौन कौन से परमाणु, कौन कौन से त्रिक इन्होंने बनाए। तो आप नोट कर लीजिए, पहला त्रिक है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। दूसरा त्रिक है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और तीसरा त्रिक है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। देखो भाई, आपको ये मैंने निकाल के दिखा दिया, इनके परमाणु भार से आप उसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो परमाणु भार जो है वो या तो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे अभी इनके, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि इनके परमाणु भार कितने होते हैं, और फिर आप इसी फॉर्मूले के थ्रू निकाल के देख सकते हैं कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब होता क्या है, बहुत अच्छे से चल रहा था सिद्धांत इनका, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि जैसे ही नए तत्व खोजे जाने लगे, तो नए तत्व जो थे उनकी जैसे ही खोज होने लगी तो इनका सिद्धांत उन पर लागू ही नहीं होता था। मतलब ये हो गया कि उनमें अगर हम ऐसे लगाना चाहें कि भाई बीच वाले तत्व का औसत, मतलब कि दोनों पहले और अंतिम तत्वों का औसत बीच वाले के बराबर होना चाहिए, आ ही नहीं रहा था उनमें, और गुण भी बहुत अलग थे। तो फिर ये हो गया कि भाई इनका सिद्धांत जो है वो इतना अच्छा नहीं है, या फिर कहें कि सभी पर लागू नहीं होता। इसलिए इनके सिद्धांत को फिर हमने अमान्य घोषित कर दिया वैज्ञानिकों ने मिलके, और फिर और जो वैज्ञानिक थे उनके सिद्धांत जो है वो आने लग गए। तो ये मुख्य रूप से जो बताई थी चीजें इसमें, वो डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत में इन्हीं चीजों पर मुख्य रूप से जो है वो ध्यान केंद्रित किया गया था। क्लियर? तो ये तो डोबेराइनर की बात हो गई। अब भाई डोबेराइनर के बाद दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, और जो दूसरे वैज्ञानिक आए वो थे न्यूलैंड्स, ठीक है। तो उसको भी हम समझ लेते हैं कि दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया अपना। तो दूसरे वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है न्यूलैंड्स, ठीक है। तो ये मैं पहला तो समझा ही चुका हूं, दूसरे हैं न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स का जो उन्होंने अपनी बातें बताई उसको कहा जाता है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। ठीक है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, ये इनका पूरा नाम जो है वो है जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स,
ठीक है। इनका पूरा जो नाम है वो है जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, और इनका जो सिद्धांत आया वो आया है वर्ष 1865। ठीक है भाई, तो समझिए आप इस चीज को कि लगभग जो है 30-35 साल बाद इनका सिद्धांत आया है जॉन न्यूलैंड्स का। और इन्होंने क्या करा भाई, जितने भी तत्व थे उन सभी तत्वों को, उस समय ज्ञात जितने भी तत्व थे, ठीक है, उन सभी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लगा दिया। ध्यान से समझिएगा, है ना, कौन से क्रम में लगा दिया? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, मतलब कि सबसे पहले सबसे कम वाला, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरीके से उन्होंने लगा दिया। अब ये क्या कहते हैं कि इनका जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से आधारित है संगीत के सुरों पर। किस पर आधारित है? संगीत के सुरों पर। ये कहते हैं कि जैसे संगीत के सुरों में, अगर मैं संगीत के सुर लिखना चाहूं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और फिर वापस क्या आ जाएगा? सा। आ रहा नहीं आ रहा? मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जैसे संगीत के सुरों में पहला वाला सुर 8वें के समान है या नहीं? पहले नंबर पर भी क्या लिख रहा हूं मैं? सा। 8वें नंबर पर भी क्या लिख रहा हूं? सा। इसका मतलब जिस तरीके से पहला सुर 8वें सुर के समान होता है, उसी तरीके से तत्व जो हैं, क्या है? तत्व, उनमें भी पहले तत्व के गुण, पहले तत्व के गुण किसके समान होंगे या लगभग समान होंगे? 8वें तत्व के। लगभग वो 8वें तत्व के क्या होते हैं? समान होते हैं। ये उनका सिद्धांत था। देखो भाई, दोबारा समझ लो, नहीं आया हो तो। मैं क्या कह रहा हूं, इन्होंने 2 काम करे। सबसे पहला तो ये कि भाई इन्होंने जो अपना सिद्धांत था, इस सिद्धांत को उन्होंने मुख्य रूप से क्या करा कि भाई परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया। किनको? तत्वों को। पहला काम ये कर दिया उन्होंने। फिर ये कह रहे हैं कि भाई जैसे संगीत के सुर होते हैं ना, तो संगीत के सुरों की विशेषता होती है, मैंने यहां लिख भी दिए कि पहला वाला जो सुर है वो 8वें के कैसा होता है? समान होता है। उसी तरीके से जो मैंने ये तत्व जमाए हैं, उन तत्वों में जो पहले तत्व के गुण होंगे वो लगभग किसके समान होंगे? 8वें तत्व के। ये उन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया। बहुत अच्छी चीज लगी भाई कि यार ऐसे वैज्ञानिक आए हैं जो कि संगीत के सुरों के आधार पर ही याद करा रहे हैं पूरी वर्गीकरण को। बहुत अच्छा लगा लोगों को। अब होता क्या है कि इन्होंने कौन कौन से ऐसे सिद्धांत दिए, या कहें कि इनके अब जैसे उदाहरण भी तो चाहिए कि भाई ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनमें ये जो है इसका पालन होता है। तो इनके जैसे कि हम देखना चाहें कि लिथियम, वही उदाहरण लेंगे जो डोबे राइनर का था, जिससे एक साथ हमको 2 उदाहरण या कहें कि 2 सिद्धांत याद हो जाएं। लिथियम जो है, इसके बाद सोडियम। अब आप कहेंगे ये तो वही हो गया जो अभी बता रहे थे आप, तो ये आएगा इसमें उदाहरण। देखिए, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। कितना होता है? 3। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। 11 और 3 कितने का अंतर है इनमें? 8 का। कितने का अंतर है? 8 का। मतलब लिथियम के बाद जो 8वां तत्व आएगा वो कौन होगा? सोडियम। और इन दोनों के गुण एक समान होते हैं। दोनों ही जो हैं वो आसानी से काटे जा सकते हैं। भौतिक गुणों की अगर हम बात करें तो बहुत ही सरलता पूर्वक इनको काटा जा सकता है, मतलब मुलायम होते हैं ये बहुत ज्यादा। साथ ही साथ दोनों ही जो हैं वो एक समान क्लोराइड और जो कहते हैं कि हाइड्रोक्साइड क्षार का निर्माण करते हैं। तो ये सब जो हैं वो इनकी विशेषताएं थी। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि हाँ भाई ये तो बात ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लिथियम जो है उसके बाद में सोडियम 8वां तत्व आता है और इन दोनों के जो गुण हैं वो समान है। फिर उन्होंने कहा कि चलो और कर लो थोड़ा सा, तो सोडियम के बाद जो 8वां तत्व आता है वो कौन आता है? पोटेशियम। तो इनके भी गुण एक समान है। तो इन्होंने कहा कि भाई गुण जो हैं वो तो काफी समान मिलते हैं इसके। तो इनका सिद्धांत ऐसे
इन्होंने इस तरीके से इस सिद्धांत को प्रदर्शित किया। अब बात आती है कि भाई कमी क्या है फिर इनके सिद्धांत की। कमी तो कुछ ना कुछ होगी इनके सिद्धांत की। तो इनकी सबसे बड़ी जो कमी थी वो ये थी कि ये सिद्धांत कैल्शियम के आगे बढ़ता ही नहीं था। मतलब कैल्शियम तक तो ये सिद्धांत बहुत अच्छा चला। कहां तक? कैल्शियम तक। कैल्शियम तक तो बहुत अच्छे से इस सिद्धांत के द्वारा हम कैल्शियम तक तो बहुत अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन कैल्शियम के बाद आने वाले जितने भी तत्व हैं उनकी व्याख्या इस सिद्धांत से करना काफी कठिन हो जाता है। तो पहली कमी तो यही रही कि भाई इनका सिद्धांत जो है वो आगे जो तत्वों की खोज की गई है मुख्य रूप से उन पर लागू नहीं होता है या बहुत ही कम लागू होता है। फिर दूसरी चीज क्या है कि बस मुख्य रूप से तो कमी यही है कि ये कैल्शियम के आगे जो है इस सिद्धांत से हम व्याख्या नहीं कर सके, लेकिन इन्होंने एक तरीका दिखा दिया और वो तरीका परमाणु भार का दिखा दिया, जिस पर अगले जो वैज्ञानिक आएंगे मेंडलीफ, वो इस पर आगे और प्रकाश डालेंगे और वो काफी जरूरी आवर्त सारणी आपकी बन जाती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने दो मुख्य रूप से समझा दिया आपको सिद्धांत, डोबेराइनर का और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। मुझे उम्मीद है कि समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो आ गए हैं और आप अब तक मुझे सुन रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ आया ही है, ये वीडियो आपने पूरी देखी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा वो भी पढ़ लेंगे तो वो भी सीख जाएंगे कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है, और एक चीज, इस चैप्टर की पुरानी जो वीडियोस हैं वो आपने, मुझे पक्का विश्वास है कि आपने देख ली होगी, लेकिन अगर नहीं देखी है, कोई रीजन रह गया नहीं देख पाया, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, जानते हैं बहुत अच्छे से क्या होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस पर क्लिक करोगे ना, जहां पर ये पूरा के पूरा टाइटल है वीडियो का, उसको जैसे क्लिक करोगे तो उसको नीचे बहुत सारी लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, तो उसमें आप उनको देख सकते हो कि क्या कौन सा टॉपिक है। ठीक है, तो उसमें मैं सारी वीडियोस की लिंक डाल दूंगा, वहां से आप उन वीडियोस पे, उन लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को भी आसानी से देख पाओगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।